नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है। वो कौन सी है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से और एक सर्व प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास से। ये तीन टेस्ट सीरीज साथ साथ चलेंगे, तीनों के टेस्ट भी साथ साथ चलेंगे। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाया जाएगा और इन सब की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 63 771 और 24 802 पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार से ये PDF मिलनी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो सकती है। चलो चलते हैं टेस्ट का पहला प्रश्न लेकर। फ्रेंच विद्वान गार सदतासी, ये जो टेस्ट है ये डॉक्टर नगेंद्र के, किसके? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? दूसरा टेस्ट है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के, ठीक है ना। तो इसका पहला प्रश्न है, फ्रेंच विद्वान गार सदतासी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा रचित? फ्रेंच विद्वान गार सदतासी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। किस भाषा में लिखा गया था? ये जो किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच विद्वान किसके द्वारा लिखा गया था? गार सदतासी द्वारा। क्या था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, या सर्व प्रमाणिक भी मान सकते हैं इसको, कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? गार सदतासी। कौन थे? गार सदतासी थे। किस नाम से लिखा था उन्होंने? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी नाम से। किस नाम से? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी नाम से उन्होंने ये लिखा था। अब ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि किस भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो ए, बैस है और द आपके सामने है। तो किस भाषा में लिखा गया था? बै, फ्रेंच भाषा में। क्यों लिखा गया था? क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे। गार सदतासी जो थे वो फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है, तो डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि हालांकि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित उस तरह का वर्णन नहीं है कि जिससे इसको इतिहास कहा जा सके, लेकिन प्रयास के रूप में इसे हिंदी साहित्य, क्योंकि उन्होंने विदेशी होते हुए भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकर्ता या हिंदी साहित्य का इनका जो रचित है ये इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। जो हिंदी साहित्य का, गार सदतासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसकी जो रचना है, गार सदतासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रचना है वो कब हुई थी? गार सदतासी के हिंदी साहित्य का इतिहास की जो रचना है वो कब हुई थी? इसके 2 संस्करण निकले थे। हमें क्या है कि प्रथम भाग, द्वितीय भाग, संस्करण, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके कितने संस्करण निकले थे। इसके 2 संस्करण निकले थे, पहला और दूसरा। पहला जो संस्करण निकला था वो 1839 और 1847 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला जो संस्करण था वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1839 और 1847 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था पहला संस्करण। दूसरा संस्करण जो है वो
1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने, कौन सी ईस्वी में? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कितने खंडों में? 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 3 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था। और जो दूसरा संस्करण था, इसके अंदर बाकायदा बहुत से संशोधन और परिवर्तन किए गए थे। दूसरा जो संस्करण था उसमें बाकायदा बहुत से संशोधन और परिवर्तन भी किए गए थे। 1839, अब माना जाए कि गारसा दत्तासी द्वारा लिखित, ठीक है ना, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना कब हुई थी? तो 1839 में। कितने भागों में हुई थी? 2 भागों में, 1839 और 47 में। इसका दूसरा संस्करण कब निकला था? वो 1871 में निकला था। कितने खंडों में निकला था? 3 खंडों में निकला था। कुल कितने कवि थे इसमें? 738 कवि थे। क्या थे? 738 कवि थे, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे। किसके? हिंदी के 72 कवि थे। इन 72 कवियों का, हिंदी के 72 कवियों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? मतलब कहने से तात्पर्य, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो इसका किसी ने हिंदी अनुवाद किया। अब किसने किया था? इसका हिंदी अनुवाद जो है वो किसने किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय, कहाँ के? प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। वैसे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका नाम ही हिंदी साहित्य का इतिहास है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अभी दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा याद रहेगा। ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका नाम ही हिंदी साहित्य का इतिहास है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। भूतपूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 72 कवियों का अनुवाद किया था। किस नाम से किया था वो भी बता देना चाहता हूं। हिंदुई साहित्य का इतिहास किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। कब किया था? 1952 ईस्वी में। कब किया था? 1952 ईस्वी में। तो इसी तरह से आप कंफ्यूजिंग ना हो, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी अनुवाद, कौन से? हिंदी के जो 72 कवि थे उनका हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। उसी प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। अब आता है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। इन्होंने कब किया था? 1952 ईस्वी में। और उन्होंने कब किया था? 1957 ईस्वी में। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि किसने किसके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है अनुवाद किया था। इसके बाद और बता देना चाहता हूं कि जो गारसा दत्तासी है, इन्होंने हिंदी साहित्य के, मतलब हिंदी और उर्दू के कवियों का अंग्रेजी वर्ण
क्रमानुसार वर्णन किया है। हिंदी और उर्दू के कवियों का अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार वर्णन किया है। इसके अलावा कालक्रम का कोई प्रयास नहीं किया। इसमें कालक्रम का कोई प्रयास नहीं हुआ है। कालक्रम का सबसे पहले प्रयास किसमें हुआ था? जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें हुआ था। तो कालक्रम का जो है कोई प्रयास नहीं किया गया। और सबसे बड़ा दोष है वो है हिंदी और अन्य भाषाओं के कवियों को घुला मिला दिया गया है। हिंदी और अन्य भाषाओं के कवियों को इन्होंने घुला मिला दिया है। कि इन्होंने गारसाद तासी ने और शुक्ल ने इसको बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने गारसाद तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये शायद पूर्व में बता दिए गए। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो इस तरह से ये थे फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में, कब, किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। गारसाद तासी ने किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा ने। गारसाद तासी ने कब लिखा था? 1839, 47 और 71 में। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कब लिखा था? 1888 में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1888 से पहले भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास और लिखा गया था। वो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने। कब लिखा था? 1883 ईस्वी में। कब लिखा था? 1883 ईस्वी में। और नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। कब? 1883 ईस्वी में। इससे पहले लिख चुके थे। भाषा में रचित और तीसरे नंबर का ये हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। और इसका नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी भाषा में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया था? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं। ए, बैस है और द। ए, बैस है और द। तो किसने किया था? इसका उत्तर क्या रहेगा? किशोरीलाल गुप्त। कब किया था? किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने। और कब किया था? 1957 ईस्वी में। कब किया था? 1957 ईस्वी में। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कब किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। इसकी मैं विशेषता बता देना चाहता हूँ कि
प्रथम बार कालक्रम का प्रयोग किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम बार कालक्रम का प्रयोग किया गया था। किसमें? जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य का इतिहास में। इसके अलावा प्रथम बार कालक्रम का प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ कालखंडों में भी इसका विभाजन किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में भी विभाजित किया गया था। कालखंडों में भी विभाजित किया गया था। और इसमें जो है डॉक्टर गिरीशन क्या कहते हैं कि मैं हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने जा रहा हूँ, मैं इसमें संस्कृत की रचनाओं को नहीं ले रहा हूँ। समझ गए क्या कह रहे हैं वो? कि मैं इसमें संस्कृत की रचनाओं को नहीं ले रहा हूँ। और उसके अलावा वो कह रहे हैं मैं प्राकृत को भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, वो कहते हैं, डॉक्टर गिरीशन कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है कि गिरीशन लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैं हिंदी भाषा के हिंदी साहित्य का वर्णन करने जा रहा हूँ, मैं इसमें संस्कृत के रचनाकारों को नहीं ले रहा हूँ, एक बात। दूसरा, मैं प्राकृत को भी नहीं ले रहा हूँ। हालांकि प्राकृत बोलचाल की भाषा रही है, लेकिन वर्तमान से वो मेल नहीं खाती है, वर्तमान भाषा से, हिंदी भाषा से, इसलिए मैं प्राकृत की रचनाओं को भी इसमें नहीं ले रहा हूँ। उसके साथ साथ वो लिखते हैं कि भारतीय अरबी फारसी लेखकों को भी मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, और विदेश से आए हुए या विदेशी उर्दू के लेखकों को भी मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। कारण क्या बताते हैं? कारण वो ये बताते हैं कि मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू लेखकों पर पहले विस्तार से गारसा दत्तासी लिख चुके हैं, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। और खासियत बात क्या थी? ये जो मैं बोल रहा हूँ यह भी आपको PDF में प्राप्त हो जाएगा, लिखा हुआ PDF में प्राप्त हो जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा 16वीं 17वीं शताब्दी के कालखंड भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी थी। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 16वीं 17वीं सदी का जो कालखंड था जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, उसे हिंदी साहित्य का, हम अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो वो भक्ति काल को कहा जाता है। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो हम बोलेंगे आधुनिक काल को कहा जाता है। और बाकी बातें इसकी आ ही चुकी है क्योंकि इसके हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ चीज़ें और मैं देख लेता हूँ। अगर इसमें, हाँ, ये जो है, ये नोट्स भी बनाए हुए मेरे, ये आपको मिल जाएंगे। वो क्या लिखते हैं इसके साथ साथ इन्होंने ये है कि नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में, नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। और ये जो इतिहास है ये क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में
प्रकाशित हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के। अब जो डॉक्टर गिरीशन लिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत वो नहीं आती है। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। ये डिट्टो मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले। और इसकी और कौन सी खासियत थी? बस ठीक है, इसमें तो यही है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो साथियों जुड़े रहिए, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य कीजिए। प्रयास यही रहेगा कि डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी ट्रिक करवाई जाएगी, थोड़ा बहुत समय लग सकता है आगे पीछे। आगे से हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सोमवार मंगलवार है उसी दिन टेस्ट होगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर नगेंद्र का टेस्ट रहेगा। टेस्ट की संख्या जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि कितने टेस्ट हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना है। प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्न ही लिए जाएंगे। सोम मंगल फिक्स रहेगा नगेंद्र के। अगर किसी कारणवश नगेंद्र का टेस्ट नहीं हो पाता है सोम मंगल को, तो फिर वो नेक्स्ट सोम मंगल को ही होगा, बुध और बृहस्पति को नहीं होगा। बुध और बृहस्पति सिर्फ शुक्ल के लिए है, और शुक्र और शनि सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण के लिए है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है, जॉर्ज गिरिसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है? लगभग कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है जॉर्ज गिरिसन ने? किसने? जॉर्ज गिरिसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है? तो कितनी रचनाओं का दिया है? 17 रचनाओं का। कितनी रचनाओं का? 17 रचनाओं का। ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखित है। इसी तरह से आप उसको याद कर सकते हो। मिश्र बंधु द्वारा रचित, एक बात और बता देना चाहता हूं कि आजकल क्या थोड़ा प्रश्नों का, वैसे प्रश्न भी अपने बनाएंगे तो उसमें क्या याद नहीं होता, परेशान ज़्यादा होता है। आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं लंबे लंबे वाक्य, 4 वाक्य रहते हैं लंबे लंबे, और फिर उसके बारे में हमें उसका उत्तर बताना होता है। तो मतलब देखकर बड़ा कठिन लगता है कि किस प्रकार उत्तर होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको अगर आप इन छोटे प्रश्नों को भी याद करेंगे ना, तो भी वो याद हो जाएंगे। उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। और अगर सीधे बड़े बड़े प्रश्न करने की कोशिश करोगे तो छोटे भी नहीं हो पाएंगे, बड़े भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में इसलिए बांटा जाता है कि उसको आसानी से याद किया जा सके। अब बड़े स्तर पर तो बड़ी किताब है ना, लगातार लिखी हुई है, उसको आप याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगी। पढ़ने के बाद 15 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती। प्रश्न पूछते हैं तो लगता है कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको टुकड़ों में छोटा छोटा बना कर, और इन्हीं चीज़ों को वहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा कि पहली लाइन में क्या लिखा होगा कि मिश्र बंधुओं से संबंधित असंगत कथन है। मिश्र बंधुओं से संबंधित असंगत कथन है। पहले में लिखा होगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को मिश्र बंधु विनोद से लिखा, नाम से लिखा। दूसरी लाइन में बड़ा बड़ा लिखा होगा मिश्र बंधुओं ने अपने जो इतिहास है उसके 3 भाग 1913 ईस्वी में लिखे गए। उसके जो चौथा भाग है वो इस सन में लिखा गया था। उन्होंने प्रवृत्तियों का प्रयोग किया था, उन्होंने कालखंडों का प्रयोग किया था, उन्होंने इन कवियों को स्थान दिया था। इस प्रकार से उनके बारे में रचनाएं, उन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया था या 3000 कवियों को स्थान दिया था। उनके मिश्र बंधु विनोद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया है। इस तरह से लिखा होगा। तो यही चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में याद करवाने का प्रयास करूंगा। हाँ, बड़े प्रश्न भी लिए जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसका चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ये हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ रहे हैं। चौथा जो भाग है वो 1934 ईस्वी में लिखा गया था। बहुत सी जगह
कुछ और भी लिखा आता है, लेकिन ये 1934 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप उठाकर देखोगे 20 से 40 के जो पृष्ठ हैं उनके अंदर ये दिया जाएगा। आज का जो टेस्ट है वो 20 से 40 से पृष्ठों के बीच में है। हो सकता है आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र का वो अलग जगह से हो, तो उसमें पृष्ठ संख्या 1-2 आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लगभग यही रहेगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगाकर आप उनको याद कर सकते हो और उसी तरह से ये टेस्ट दे सकते हो। मिश्र बंधुओं ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है, मिश्र बंधु जो है ये भी यही कहते हैं, मिश्र बंधु भी क्या लिखते हैं कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सहायता ली थी वो कहाँ से ली थी? वो ली थी गारसाद तासी शिव सिंह सेंगर के हिंदी साहित्य का इतिहास से और ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य का इतिहास से, भक्तमाल से, गोसाई चरित से, हजारा से, और काव्य संग्रह से, इन रचनाओं से इन्होंने सहायता ली थी कि इन्होंने मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास में इसी तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गारसा दत्तासी, शिवशे सेंगर, ग्रेशन, भक्तमाल, गोसाई चरित, हजारा और काव्य संग्रह, इनसे इन्होंने सहायता ली थी। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5 पर क्या है? प्रश्न संख्या 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों के परिचयात्मक विवरण, कवियों के जो परिचयात्मक विवरण है, जैसे मिश्र बंधुओं ने किससे सहायता ली थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं, किससे सहायता ली थी वो पढ़ चुके हैं। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों के परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए थे? परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए थे? मिश्र बंधु विनोद से, इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी से, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से और उपयुक्त सभी से। तो किससे लिए थे? तो किससे लिए थे? मिश्र बंधु विनोद से। किससे लिए थे? मिश्र बंधु विनोद से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि मैंने अपने कवियों का परिचयात्मक विवरण जो है वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। क्या लिखते हैं वो? पूरा उसी तरीके से मैं बता देता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। अभी मैं आपको जो मिश्र बंधु विनोद का पिछला प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी, मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का प्रयास किया कि वह एक हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाए या हिंदी साहित्य का प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाए। कैसे लिखा उन्होंने? मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें कितने लगभग 5000 कवियों को लिया गया है शायद 4997 या पता नहीं 957 है, 4997 या 57 के लगभग है। तो लगभग 5000 कवियों को स्थान उसमें दिया गया है। और कितने कालखंडों में बांटा गया है? 8 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 8 कालखंडों में विभाजन किया गया है। कितने कालखंडों में? 8 कालखंडों में विभाजन किया गया है। और
श्रेणियां भी बनाई गई है। कवियों की अलग से उनको विशेष महत्व देने के लिए उनकी अलग अलग श्रेणियां भी बनाई गई है। उसी तरह इन्होंने श्रेणियां बनाई है। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने अन्य कवियों का जो है प्रत्येक कालखंड में अंत में अन्य कवियों का वर्णन उन्होंने किया है। जो अन्य कवि होते हैं उनका प्रत्येक कालखंड के अंत में उन्होंने अन्य कवियों का वर्णन भी किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्या है प्रश्न संख्या 6? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। अब हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है, सिर्फ उत्तर याद नहीं रखने हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। और उसकी भूमिका के रूप में कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था? ए, ब, स या द? तो कौन सा रहेगा? ए। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसके रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो आगे देख लेते हैं, इनसे संबंधित कोई प्रश्न है क्या? हाँ ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने कवियों को स्थान दिया है? ए, ब, स या फिर द? तो कितने कवियों को स्थान दिया है? 1000 कवियों को स्थान दिया है। कितने कवियों को स्थान दिया है? 1000 कवियों को स्थान दिया है। तो गारसा दत्तासी ने कितने कवियों को स्थान दिया था? 738 कवियों को। तासी ने कितने कवियों को स्थान दिया था? 738 कवियों को। मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों को स्थान दिया था? लगभग 5000 को, लगभग 5000 को। और शुक्ल कितने कवियों को स्थान दे रहे हैं? लगभग 1000 कवियों को। तो शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने जो 5000 कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया था उसमें से छांटकर 1000 कवियों का वर्णन प्रस्तुत किया था। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विशेष बात क्या है? ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में। पहले का नाम क्या है? वीरगाथा काल, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा है भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। तीसरा है रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और फिर है आधुनिक काल, 1900 से तब तक। और दोहरा नामकरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। तो इसका दूसरा नाम था आदिकाल,
पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। ये भी इन्होंने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। चलते हैं आगे। अभी हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। क्या है प्रश्न संख्या 8? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी, अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? कौन सा कथन है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या द, किसका कथन है यह? तो आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि भारत में भक्ति काल का जो उदय हुआ उसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, उसमें मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिमों के आगमन को उसका कारण माना कि भक्ति काल जो भक्ति उपजी वो मुस्लिमों के आगमन के कारण हुई। उनके अत्याचारों से जो दुखी मन था वो भक्ति की ओर अग्रसर हुआ। भक्ति के अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं था। लेकिन जो ये कथन है, ये किसका कथन है? ये कथन है, बता देना चाहता हूँ मैं आपको, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तर है द, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लिखते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। कहने से तात्पर्य है कि वो कह रहे कि हाँ, भक्ति के उदय में कहीं न कहीं इस्लाम का महत्व जरूर था, लेकिन अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति का उदय उसी प्रकार होता जिस प्रकार पहले हुआ है। तो ये कथन किसका है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे थे। प्रॉपर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को उस कालक्रम में अपनी जो रचनाएं हैं उनमें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को उस तरह से कालक्रम में या साहित्य के तरीके से विभाजित करके नहीं लिखा है। लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है वो हिंदी साहित्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने किसको महत्व दिया है? जब हम महत्व की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो महत्व दिया है वो युगिन परिस्थितियों को महत्व दिया है। आप अच्छे से ध्यान लगा लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको महत्व दिया? युगिन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया है। और आचार्य राम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने परंपरा को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया? परंपरा को। और वास्तव में जिसे हम सर्वसम्मति से जिसे या सबसे अच्छा हम जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं वो इतिहास हो सकता है जिसमें जो पद्धति रहे, जिसमें युगिन परिस्थितियों को भी बराबर स्थान दिया गया हो और परंपरा को भी बराबर स्थान दिया गया। ये दोनों चीज़ों को जहाँ बराबर स्थान मिले वो एक महत्वपूर्ण या सर्वप्रसिद्ध या कह सकते हैं सर्वसम्मत हिंदी साहित्य का इतिहास हो सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको दिया था? युगिन परिस्थितियों का महत्व दिया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को महत्व दिया था। तो कहने से तात्पर्य कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो धारणाएं थी, युगिन परिस्थितियों की जो धारणाएं थी, उनका खंडन किया। और प्रमाण खंडन करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का खंडन किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे थे, जिनमें से ये पुस्तकें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, खाली दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ हम याद करते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा हमें वो चीज़ें याद रहती है जो हम देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, पहली पुस्तक थी इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर था हिंदी साहित्य की भूमिका, और फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और ये है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब आपको बता दूं इसके बारे में एक प्रश्न और भी आता है,
जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो क्या है? वो है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। क्या है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो क्या है? भूमिका में लिखते हैं, कौन लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं लिखते हैं भूमिका में। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं भूमिका में लिखते हैं। 1956 ईस्वी में इसकी भूमिका लिखी गई थी। ठीक है, क्या लिखते हैं? और 1957 ईस्वी में शायद ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो क्या है इसमें लिखते हैं कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ये है इसके 5 व्याख्यान, आप देख सकते हैं। प्रथम व्याख्यान, द्वितीय व्याख्यान और बाकी उसके बाद उसकी अनुक्रमणिका दी गई है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है। हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में वो लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भूमिका में क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक रूप में प्रकाशित मेरी दूसरी रचना है। पहली रचना सूर साहित्य नामक पुस्तक थी। तो ये 3 रचनाएं थी किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिन्होंने परंपरा को महत्व दिया था और जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है ना। 1075 से लेकर 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, 1400 से 1700 और 1700 से 1900 के कालखंड में और 1900 से आधुनिक काल तक। ठीक है ना। 1000 से 1400 और 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से फिर वर्तमान काल तक इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा था। कि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि क्या है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कितने अध्याय में लिखा गया है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले जो यूनिट थी, पहला जो टेस्ट था डॉक्टर नगेंद्र का, उसमें बता चुका हूँ। फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो रचना हुई थी वो 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। और इसका संपादन किया गया था, न कि ये इसके लेखक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसे हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास बोलते हैं, ये थे इसके प्रधान संपादक। डॉक्टर नगेंद्र थे प्रधान संपादक और सह संपादक थे डॉक्टर हरदयाल। डॉक्टर हरदयाल जो थे वो इसके सह संपादक थे। और इसके कुल कितने अध्याय थे? अध्याय की बात करें तो ए, बै, से और द, से, उत्तर है से। कुल 17 अध्याय थे। इन 17 अध्यायों के अलग अलग लेखक थे और उनका संग्रह किसने किया था? संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। अलग अलग अध्याय थे। इसमें से पहला जो अध्याय है या भूमिका जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी थी। काल विभाजन और नामकरण जो है वो भी डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। और रीतिबद्ध काव्य की उपलब्धियां वो भी डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी थी। और इसके अलावा उपसंहार जो है वो भी डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा था। और उसके अलावा जो संत काव्य है वो परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा था। और गद्य काव्य जो है वो लिखा था रामचंद्र तिवारी ने लिखा था। और रीतिबद्ध काव्य जो है वो लिखा था भगीरथ मिश्र ने लिखा था। इस तरह से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसको जिस विषय में महारत हासिल थी, उसने वही लिखा था इससे संबंधित। तो इसमें मैं पहले टेस्ट में इसमें विस्तार से बता चुका हूं। अब आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में किस कालावधि का वर्णन है? किस काल अवधि का वर्णन है? तो इसमें है ए, बै, से और द दे रखा है। आप देख लीजिए। बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कोई गलत ना याद हो जाए, इसलिए वही बोलूँगा मैं जो सही उत्तर है। तो उत्तर है इसका एक, आप पहले ही देख लिया करें, सोच लिया करें, उत्तर दे दिया करें, PDF इसकी प्राप्त हो जाएगी, निश्चिंत रहे। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, 693 ईस्वी से कहाँ से शुरू होता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहाँ से शुरू होता है? 693 ईस्वी से। कहाँ से?
693 ईस्वी से, और ख़त्म कहाँ होता है 1693 ईस्वी। कब तक, कहाँ से शुरू होता है ये, संधि काल से। संधि काल से शुरू होता है और कृष्ण काव्य पर ये समाप्त हो जाता है। किस पर समाप्त हो जाता है, कृष्ण काव्य पर ये 693 से लेकर 1693 ईस्वी। तो यह क्या अधूरा ही बताया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये क्या लिखा गया था, ये शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे क्या लिखा था, शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। ये किस लिए लिखा गया था, पूज्य, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई ऐसी वैसी कहीं से नहीं है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रमाणिक जानकारी आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको जो PDF मिलेगी उसमें भी प्रमाणिक जानकारी मिलेगी। पूज्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के D.Litt के संबंध में पेरिस जाने पर मुझे BA के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाने का अवसर मिला था, उसी अवसर पर ये लिखी गई थी। ठीक है, और ये जो है इन्होंने एक बात और थी, आदि काल को दो भागों में बांटा था, संधि काल और चारण काल। अब इसमें एक और समस्या आती है कि इनके जो प्रथम कवि है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रथम कवि है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें स्वयंभू को माना गया है कि इन्होंने प्रथम कवि जो किसको माना है, स्वयंभू को माना है। आप ये बात नोट कर लें कि प्रथम कवि किसको माना है, स्वयंभू को माना है। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है आगे कहीं इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो फिर वो टेस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आप ध्यान रखें 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 11। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है, ए, बैस है या फिर द। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो कितने प्रकरणों में अपने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात तो अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो आलोचनात्मक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा गया था, 1938 ईस्वी में लिखा गया था। किस कालखंड में लिखा गया था, 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक। ये संपूर्ण नहीं था, अधूरा ही रह गया था। कितने प्रकरणों में लिखा गया था, तो उत्तर है 7 प्रकरणों में। कितने प्रकरणों में लिखा गया था, 7 प्रकरणों में लिखा गया था। वो 7 प्रकरण कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो प्रकरण भी मैं इसी में से बता देना चाहता हूं आपको, किताब में से ही। ठीक है, कौन कौन से प्रकरण थे वो 7 प्रकरण। ठीक है, पहला प्रकरण क्या है, पहला प्रकरण दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण, चौथा प्रकरण, पांचवा प्रकरण, छठा प्रकरण और 7वां प्रकरण। क्या है ये पहला प्रकरण, क्या है पहला प्रकरण, तो है इसका संधि काल, दूसरा है चारण काल, दूसरा है चारण काल, और तीसरा है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। दूसरा है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, भक्ति काल की अनुक्रमणिका। और चौथा क्या है, चौथा है भक्ति काल।
नोट कर लें, ये पूछा जाता है और नया पूछा गया है तो फिर अब इसका ही नंबर लगने वाला है। पांचवा है प्रेम काव्य, पांचवा क्या है? प्रेम काव्य। और छठा क्या है? राम काव्य। और सातवां क्या है? कृष्ण काव्य। और अंत में परिशिष्ट। ठीक है, ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के 7 प्रकरण। कौन कौन से हैं? पहला प्रकरण है संधिकाल, दूसरा है, पहला क्या है? पहला प्रकरण है पहला प्रकरण क्या है? संधिकाल। दूसरा प्रकरण क्या है? चारणकाल। अपने को पता ही आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, संधिकाल और चारणकाल में। फिर आता है तीसरा प्रकरण क्या है? तीसरा है भक्ति काल की अनुकर्मणिका। चौथा प्रकरण क्या है? भक्ति काल। पांचवा क्या है? प्रेम काव्य। छठा क्या है? राम काव्य। और सातवां क्या है? कृष्ण काव्य। तो कृष्ण काव्य 1693 ईस्वी तक ही ये लिखा गया था। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो यह मैं पहले बता चुका हूं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। किसको मानते हैं? स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वयंभू को। और सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। किसको माना जाता है? सर्वसम्मति से सरहपा को माना जाता है। शुक्ल किसको मानते हैं? मुंज कवि को। किस कवि को? मुंज कवि को शुक्ल मानते हैं। प्रथम कवि किसको मानते हैं? मुंज कवि को। और शुक्ल प्रथम महाकवि किसे मानते हैं? प्रथम महाकवि तो वो मानते हैं चंद्रबरदाई को। किसको मानते हैं? चंद्रबरदाई को महाकवि। प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को मानते हैं। और प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? शुक्ल पृथ्वीराज रासो को। किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को। शुक्ल किसे मानते हैं? मुंज कवि को। और महाकवि किसको मानते हैं? चंद्रबरदाई को। और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। सर्वसम्मति से हम सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। उसी तरह से एक आधा और बता देता हूं। गणपति चंद्रगुप्त से किसे मानते हैं? शालीभद्र सूरी को। शालीभद्र सूरी को। कौन? गणपति चंद्रगुप्त। कौन? गणपति चंद्र गुप्त। किसको मानते हैं? शालीभद्र सूरी को। किस रचना से मानते हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास से। इनकी कौन सी रचना थी? भरतेश्वर बाहुबली रास। कब लिखी गई थी? 1184 ईस्वी से। तो गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक कब से मानते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक 1184 ईस्वी से मानते हैं। प्रथम रचनाकार जो है या प्रथम कवि जो है वो किसको मानते हैं? शालीभद्र सूरी को। और उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को वो प्रथम रचना मानते हैं। प्रथम रचना मानते हैं। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। चलो आगे चलते हैं। और ये तो कवि की बात ही। रचना की बात करते हैं तो रचना कौन सी मानी जाती है? रचना मानी जाती है देवसेनकृत श्रावकाचार। याद आ गया, दिमाग से निकल गया था। जो रचना मानी जाती है वो देवसेनकृत श्रावकाचार को माना जाता है। अब श्रावकाचार को क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सरहपा है
कवि तो मान लिया, लेकिन उसकी रचनाएं जो है वो पूर्ण रूप से प्रमाणिक रूप से हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या उनकी जो भी रचना है वो उस रूप में हमें उपलब्ध नहीं, मतलब पूर्णतः उपलब्ध नहीं हुई, खंडित अंश में उपलब्ध हुई है या कुछ उपलब्ध नहीं, उस वजह से सरैपा को प्रथम कवि तो मान लिया। हमें पता चल गया कि सबसे लिखने वाले कौन थे, सरैपा थे, लेकिन उनकी रचना जो है वो मिल नहीं रही है, इसलिए कैसे माना जाए उसको प्रथम रचना। इसलिए रचना जो माना जा रहा है वो श्रावकाचार को माना जाता है, देवसेन कृत श्रावकाचार। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? ए, बै, से या दे? तो कितने भागों में प्रकाशित किया था? बै, 16 भागों में प्रकाशित किया गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि नागरी प्रचारणी सभा जो थी उसने क्या लिखा था? शब्द सागर लिखा था। उसकी भूमिका किसने लिखी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। स्वतंत्र रूप से वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। क्या? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। जो नागरी प्रचारणी सभा है उसने फिर हिंदी साहित्य का एक वृत्त इतिहास निकालने का सोचा। तो प्रस्तावित पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावित कितने भाग थे? 18 भाग थे। प्रस्तावित क्या था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 18 भागों में प्रकाशित करवाया जाएगा, लेकिन प्रकाशन कितने भागों का हुआ? प्रकाशन हुआ केवल 16 भागों का ही प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने भागों में? 16 भागों में प्रकाशन हुआ था। और प्रस्तावित कितने थे? 18 भाग प्रस्तावित थे। कब ये प्रस्ताव जो है वो कब सोचा गया था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में ये प्रस्ताव लिया गया था कि 18 भागों में। इसके बारे में मैं विस्तार से बता देना चाहता हूँ आपको। विस्तार से ये है कि इसके जो अलग अलग भाग थे वो अलग अलग लोगों ने लिखे थे। और आपको बता देना चाहता हूँ, अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर आया था उसमें क्या था कि इसमें से प्रश्न आया था कि वृत्त इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की पीठिका जो थी वो किसने लिखी थी? तो ये उसके अंदर आया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 18 खंडों में प्रस्तावित था और 16 खंडों में लिखा गया था। तो पहला जो खंड था वो था हिंदी साहित्य की पीठिका, जो राजवल्लभ पांडे ने लिखी थी। एक काफ़ी है, 16 खंड है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप वो चीज़ें याद रह जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक चीज़ पर किसी न किसी व्यक्ति को महारत हासिल। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में इस लेखक ने या इस साहित्यकार ने बहुत अधिक लिखा है। तो यहाँ भी वही बात है, जैसे नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका लिखी थी। हमें ध्यान है कि नगेंद्र ने रीति काव्य पर काफ़ी लिखा है और काव्य शास्त्र पर भी काफ़ी लिखा है। तो यहाँ भी वही आएगा। रीति काव्य कौन आएगा? भगीरथ मिश्र ने लिखा है, तो यहाँ भी भगीरथ मिश्र ही आएगा। संत काव्य पर किसने लिखा? परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा, तो वो यहाँ भी परशुराम चतुर्वेदी आएगा। तो इस तरह से जिस व्यक्ति को हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वगैरह ये रहे हैं, तो ये इधर भी यही आएगा। तो वो आसान रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला जो भाग है उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसको लिखा था राजवल्लभ पांडे ने। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास, जिसको लिखा था धीरेन्द्र वर्मा बाबूराम सक्सेना ने। तीसरा जो है हिंदी साहित्य का उदय और विकास, इसको लिखा था भोला शंकर व्यास ने। उसके बाद आता है भक्ति काल निर्गुण संत काव्य, भक्ति काल निर्गुण संत काव्य और सूफी काव्य परशुराम चतुर्वेदी, मैंने बताया था ना। फिर आता है भक्ति काल सगुण देवेंद्रनाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक जो है वो प्रमुख रूप से सगुण भक्ति पर महारत हासिल है इस व्यक्ति को, इस लेखक को, साहित्यकार को। रीतिकाल किसने लिखा था? रीतिबद्ध किसने लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने। और रीतिकाल में रीति मुक्त किसने लिखा? रीति मुक्त लिखा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग किसने लिखा? विनय मोहन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का परिष्कार मतलब सुधार द्विवेदी युग लिखा सुधाकर पांडे ने। द्विवेदी युग को किसने लिखा? सुधाकर पांडे ने। उसके बाद आता है हमारे पास हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। फिर आता है नाटक। पहला काव्य का था, फिर नाटक का है, वो किसने लिखा? सावित्री सिन्हा। अब नाटक की बात है तो नाटक में किसको महारत हासिल है? दशरथोजा को। तो दशरथोजा और लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य है। कथा साहित्य में कौन है? अमृतलाल नागर है, तो अमृतलाल नागर ने लिखा था, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य का उत्कर्ष समालोचना निबंध पत्रकारिता, तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनको पत्रकारिता वगैरह के अंदर महारत हासिल है। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु
पत्रकारिता और आलोचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु, याद रख लेना आप। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल हरवंश लाल शर्मा ने या कैलाश चंद भाटिया ने। अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र ने। 15वां जो भाग था अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र ने। और हिंदी का लोक साहित्य हमें पता है लोक साहित्य किसने लिखा था, राहुल सांकृत्यायन ने। तो हिंदी का लोक साहित्य कौन लिखेगा, वो भी राहुल सांकृत्यायन लिखेगा। तो कहने से तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे आ जाएंगे जो आपको पहले से याद है, बचे हुए आप उसमें से ऑप्शन में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये थे हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। क्या था हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। क्या है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य। किसके द्वारा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा क्या है संपादित ग्रंथ। क्या नाम है, हिंदी साहित्य में साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य में साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। ए बै है या द, तो बै 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में, 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य कोश। इसके 2 भाग हैं, आप जरूर लेकर आएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य कोश, जिसके 2 भाग हैं, आप जरूर लेकर आएं। पुस्तक मैं दिखा देता हूं, मुझे कहीं पड़ी मिल गई तो। अभी ध्यान नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही कहीं। हिंदी साहित्य कोश, ठीक है चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 15 हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये मतलब प्रश्नों को ये मत देखना कि किस प्रकार का प्रश्न है या क्या कि अलग कैसे आ रहे हैं। अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें 20 से 40 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्नों से मेरा वो नहीं है कि कठिन लेके आना, आसान लेके आना, टफ लेके आना या कोई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा के लाना, वो यहाँ मेरा औचित्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेरा औचित्य डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको करवाना है, उसी पर मैं चल रहा हूँ। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार है कौन है, ए बैस है या फिर द। तो कौन है काव्य शास्त्र पर कौन लिखते हैं इनमें से, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो लगभग लिखते हैं, परशुराम चतुर्वेदी को छोड़कर शायद नगेंद्र ने भी लिखा है, भगीरथ मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। लेकिन ये जो रचना है ये किसकी है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की ये रचना है। फिर चलते हैं आगे। रचना और रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। रचना और रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन विजेंद्र स्नातक। साहित्य का इतिहास दर्शन विजेंद्र स्नातक। कौन है रचना और रचनाकार का, ये ध्यान रखें, असंगत क्रम ढूंढना है। तो कौन सा है, द, उत्तर है हमारा द। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखी है, परशुराम चतुर्वेदी ने। मैं पहले बता चुका हूं कि परशुराम चतुर्वेदी को संत परंपरा पर महारत हासिल है, तो संत परंपरा पर वो बहुत लिखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, बिल्कुल सही है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा ने, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। विजेंद्र स्नातक के बारे में मैंने किस में कहा था कि किस में महारत हासिल है विजेंद्र स्नातक को, सगुण काव्य में। तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के अंतर्गत जो सगुण काव्य है उसके संपादक या उसके लेखक कौन है, विजेंद्र स्नातक है, विजेंद्र स्नातक। प्रश्न संख्या 17 पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है, पंजाब प्रांतीय, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार हैं ए बै स या फिर द। कौन है, ए बै स या फिर द।
तो कौन है, बताइए कौन है? ब, उत्तर है ब, श्री चंद्रकांत बाली। श्री चंद्रकांत बाली, इन्होंने क्या लिखा था? पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री चंद्रकांत बाली। अभी तक नहीं आया परीक्षा में, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। मध्यकालीन खंड काव्य, क्या नाम है? मध्यकालीन खंड काव्य क्या है? मध्यकालीन खंड काव्य के रचनाकार है ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द, तो कौन है इसके रचनाकार? डॉक्टर सियाराम तिवारी। कौन है? डॉक्टर सियाराम तिवारी। किसके? मध्यकालीन खंड काव्य। मध्यकालीन खंड काव्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सियाराम तिवारी। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। राजस्थानी भाषा और साहित्य, क्या है रचना का नाम? राजस्थानी भाषा और साहित्य। दूसरी कौन सी है? राजस्थानी पिंगल साहित्य। पहली है राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरी है राजस्थानी पिंगल साहित्य के रचनाकार। किसकी रचना है ये? ए, ब, स या फिर द, तो किसकी है? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। राजस्थानी की जहाँ भी बात आती है वहाँ हमारे सामने एक ही नाम आता है, वो है मेनारिया जी। तो ये किसकी रचना है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की। किसकी है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की ये रचना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। रचना व रचना का, रचनाकार व रचना का क्या है? रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। क्या छांटना है हमें? असंगत क्रम छांटना है। प्रभुदयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। प्रभुदयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। देखो राधा वल्लभ संप्रदाय, विजेंद्र स्नातक, ये वही विजेंद्र स्नातक आ गए जिसको किसमें महारत हासिल है? सगुण पर। डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और द, डॉक्टर राम खिलवन पांडे साहित्य और इतिहास दृष्टि। डॉक्टर राम खिलवन पांडे साहित्य और इतिहास दृष्टि। तो जो असंगत है वो है हमारे पास द, क्योंकि साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि जो रचना है वो किसकी है? मैनेजर पांडे की है। किसकी रचना है? साहित्य और इतिहास दृष्टि जो रचना है वो मैनेजर पांडे की है। ठीक है ना। अब आते हैं प्रभुदयाल मित्तल। प्रभुदयाल मित्तल का क्या है? चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, बिल्कुल सही है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, बिल्कुल सही है। डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य। तो ये थे 20% डॉक्टर नगेंद्र के। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं, अकेला बंदा मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ आचार्य शुक्ल के टेस्ट भी आपको प्राप्त होंगे। पीडीएफ आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, और टाइपराइटर मिलना भी मुश्किल है यहाँ पर अन्य जो भी जैसे टाइपराइटर की ज़रूरत होती है, थंबनेल बनाने वाले की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत रहती है, लाइटिंग वाले की, कैमरामैन की, सब की ज़रूरत रहती है। लेकिन मेरे पास नहीं है ये सब कुछ, यहाँ उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध करवा तो सकते हैं, सक्षम तो है, लेकिन उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, तो मुझे खुद ही ये सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन तो नहीं करूँगा, अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें। शुभकामनाएं बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।